इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 के पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट से थर्ड तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 4 है sin क्यू 2x+1। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ sin क्यू 2x+1 है। sin क्यू 2x+1 है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि ये जो पावर 3 है इसको हमें रेड्यूस करके पावर 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, और इसके उचित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि हमें जो यहाँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करना है, साइन की पावर 3 हो ऐसा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करना है। तो चूँकि हम ये जानते हैं कि साइन क्यू ए इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस साइन 3a और बाई 4 होल बाई 4। आप यहाँ a के जगह पे x, y कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ a इसलिए यूज कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पहले से ही x है, तो हम इस पूरे को a के बराबर मानेंगे, मतलब 2x+1 को हम a के बराबर मानेंगे और इस सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो लिखेंगे इसलिए साइन क्यू 2x+1 इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब साइन क्यूब a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin a मीन्स 2x+1 माइनस साइन 3 इंटू 2x+1। 3a है तो 2x+1 हो जाएगा और होल बाई 4। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि हमने अभी साइन क्यू 2x+1 को कन्वर्ट कर दिया हुआ है 3 sin 2x+1 माइनस साइन 3 इंटू 2x+1, और ऐसा करने से साइन का जो पावर है वो 1 हो चुका है, यानी पावर 3 रिड्यूस हो चुका है 1 के रूप में। तो अभी यहाँ हमें इनका इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है, और इसी उद्देश्य के लिए या इसी एम के लिए हमने इसको यूज किया था। ठीक है, हमारा गोल भी यही था कि हम इसको इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके इस फॉर्म में चेंज कर लें ताकि हमारे लिए इंटीग्रल करना आसान हो जाए। तो लिखेंगे नाउ अब इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू 2x+1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 sin 2x+1 माइनस साइन 3 इंटू 2x+1 होल बाई 4 इंटू डी एक्स आर रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पावर 1 को हम इरेज कर देते हैं ताकि कोई भ्रांति न रह जाए। अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक पद है और ये एक पद है, और ये न्यूमरेटर के रूप में, ये दोनों ही पद न्यूमरेटर के रूप में, डिनोमिनेटर 4 है तो 4 को बाहर कर लेंगे हम इंटीग्रल से, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 1/4 के रूप में, ऊपर से न्यूमरेटर से 1 और डिनोमिनेटर से 4, ये बाहर आ जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। क्योंकि हम चर्चा इंटीग्रल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है और बार बार हम इसका उपयोग करते भी आए हैं। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा 1/4, ऊपर 1 मान लेंगे और नीचे, और केवल बाई 4 तो बाहर जाएगा नहीं, कोई ना कोई न्यूमरेटर लेके जाएगा, तो यूनिट न्यूमरेटर लेके चला जाएगा बाहर। और यहाँ अब ये एक पद और दो पद हो गए, दोनों पदों को फिर से यूज करके इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज करके और इनको अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे 3 sin 2x+1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका भी इंटीग्रल और इसका भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। माइनस है तो माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3 इंटू 2x+1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 6x+3, 3 1 जा 3, और विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ना लेकर के एक मैं सूत्र बता देता हूं तो उससे ये जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब लंबा प्रोसेस नहीं होगा। फिर I1 I2 मानना पड़ेगा, फिर इनको किसी चर के इक्वल मानना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले के आधार पे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। वो फॉर्मूला समझिए, अगर साइन ax+b है उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए आसान सा तरीका होता है, हम माइनस लिखें cos ax+b और 1/x का जो गुणांक a है वो यहाँ लिख देंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे। अब इसमें ध्यान रहे कि ये रेखीय बहुपद होना चाहिए, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। तो मैथ की भाषा में अगर कहें तो रेखीय बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ रेखीय बहुपद होगा तभी ये नियम लागू हो पाएगा। आगे वैसे ही अगर यहाँ cos का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ax+b, cos ax+b विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे 1/a और इंटू साइन ax+b। यहाँ भी शर्त वही है
कि ये रेखीय बहुपद होना चाहिए। तो उसका उपयोग करें अगर हम यहाँ, तो आसानी से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी सब्स्टिट्यूशन की यहाँ के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तो 3 बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अभी ये बच गया sin 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि ये है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो -1/a, a का मतलब यहाँ 2 है, और इंटू cos 2x + 1 होगा। इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c1 होगा, तो इसका इंटीग्रल कांस्टेंट और इसका इंटीग्रल कांस्टेंट आप दोनों का ही एक ही बार c के रूप में लिख देंगे, c1 c2 ना लिख के। और उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो बाहर जाता है ना, ये जो संख्या अचर, ये जो बाहर जाता है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाकियों को, बाकी जो बच जाता है अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जिसका इंटीग्रल कांस्टेंट होता है उसका गुणा इससे भी होता है, इस नंबर से भी, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि अभी तो इसका असर यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें इसका असर खूब खूब दिखेगा। तो यहीं आप इसके लिए तैयार रहेंगे कि यहाँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो पता नहीं चलते हैं, लेकिन उसका पता उस समय चलता है जब जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो राशि इंपॉर्टेंट हो जाए किसी अलग क्वेश्चन में, या किसी ऐसे पड़ाव पे जहाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाए, और उसके आधार पे बाकी सभी चीज़ों का फैसला लेना हो, हमें डिसाइड करना हो कि बाकी क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा। तो वहाँ जाके हमें ये गलती का एहसास होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो 3 या जो भी कांस्टेंट यहाँ बाहर निकलेगा और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो जो इसका इंटीग्रल कांस्टेंट हम c1 मान रहे हैं उसका गुणा इससे भी होगा, ठीक है। यानी यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो 3c1 होगा, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c1, और यहाँ जब करते हैं तो यहाँ चूंकि कोई नंबर नहीं है तो यहाँ c2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -c2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल कांस्टेंट दरअसल यहाँ होगा 3c1 - c2, और इसको हम c के बराबर मान रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसका कोई खास महत्व नहीं है, एक ही बार हम यहाँ c लिख देंगे, लेकिन बाद में इसका असर पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। माइनस, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है -1/a होना चाहिए, तो a का मतलब x का गुणक है ना, तो 6 हो जाएगा, और इनटू होना चाहिए cos ax + b यानी 6x + 3, और एक ही बार यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देते हैं। और चूँकि ये ब्रैकेट में है तो यहाँ ब्रैकेट में रहने देते हैं, है ना। अभी उसमें भी ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इंटीग्रल कांस्टेंट इतने आ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इस 1/4 से भी होगा, है ना। ये बाहर नहीं है, हमने वैसे ही लिख दिया, वो 1/4 से भी मल्टीप्लाई करके समझ लीजिए इसको एक ही बार लिख लिया हुआ है। क्योंकि अभी इस इंटीग्रल कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं है यहाँ इंडेफिनिट में, लेकिन जैसे ही डेफिनिट आएगा तो वहाँ इसका महत्व होगा, भर भर के महत्व होगा। तो आगे अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 1/4 है तो इसको बाहर ही रहने दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 1/4 यहाँ लिख लेते हैं, और 1/2 यहाँ भी है, और 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 को भी बाहर कर लेते हैं, है ना। तो 1/2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ अब ये 1/2 बाहर ही आ गया तो केवल 3 बचा, और 3 कर लेते हैं, या माइनस है तो -3 cos 2x + 1 कर लेते हैं, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 कॉमन लिया जा चुका है तो 1/3 यहाँ बच जाएगा। 1 × 1 2 3 × 6, तो 2 बाहर है, डिनोमिनेटर में 3 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा cos 6x + 3, और इंटीग्रल कांस्टेंट c बाहर रख लेंगे उसको। तो इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं 1/8, और चूँकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसको पहले रख लेते हैं और इसको बाद में रख लेते हैं। तो यहाँ हम 1/3 × cos 6x + 3 और -3 cos 2x + 1 लिख लेंगे, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ sin q 2x + 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/8 × 1/3 cos 6x + 3 -3 cos 2x + 1 और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे तो शायद हो सकता है कि ये आंसर उसके बराबर ना आए, शायद क्या नहीं आया हुआ है। तो जब भी त्रिकोणमिति किसी भी सर्वसमीकरण को आप सॉल्व करेंगे, या त्रिकोणमिति किसी फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर और आपके बुक का आंसर सेम नहीं होगा। हालांकि ये दोनों ही आंसर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके बराबर दिखाया जा सकता है। तो अभी तो हमने इतना हल कर लिया हुआ है, बुक में मैंने देखा तो आंसर इतना नहीं है ना। तो चलिए फिर बुक का भी आंसर ला लेते हैं, है ना। हालांकि आप यहाँ छोड़ देंगे, अगर ये आंसर मान लेते हैं तो भी सही है ना, लेकिन बुक का आंसर सेटिस्फैक्शन मिल जाए आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक के आंसर तक पहुँचने के लिए हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे, और कुछ नहीं, एक का लगभग प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ 1/8 है, 1/8 लिख लेंगे, 1/3 है, 1/3 लिखेंगे, और जो यहाँ cos 6x + 3 है, इन दोनों में से जैसे 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ फिर से वो हो जाएगा 2x + 1 के फॉर्म में। तो 2x 1 के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, 3 × 2x + 1, और माइनस में यहाँ 3 cos 2x + 1 पहले से है। इंटीग्रल कांस्टेंट का भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम केवल त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करके और इसको उस आंसर तक पहुँचाना चाहते हैं, बुक का आंसर जहाँ तक है। तो 1/8
और यहाँ आप देख रहे होंगे cos 3a के जैसा है ये। तो इसके लिए हम cos 3a का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो cos 3a इज इक्वल टू होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। ठीक है, ये cos 3a का ये फॉर्मूला है। तो इसको यूज कर लिया हमने, और माइनस पहले से है यहाँ 3 cos 2x प्लस 1। अब 1/8 लिख लेंगे हम यहाँ, और इसका 1/3 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा और 3 से भी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पदों के पहले का पद है ये, है ना, इसका गुणांक है, तो इसी के पदों से इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ 4/3 होगा, cos Q 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा cos 2x प्लस 1, और पहले से है माइनस, यहाँ माइनस लिख लीजिए साथ में, माइनस 3 cos 2x प्लस 1। अभी 1/8 को बाहर ही रख रहे हैं, अभी इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। यहाँ माइनस 3 cos 2x प्लस 1 है, और यहाँ माइनस 1 cos 2x प्लस 1 है, तो ये सेम है। तो 3 1 कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि नेगेटिव भी ऐड होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में ही रह जाते हैं। तो 4/3 इंटू cos Q 2x प्लस 1 और माइनस 4 cos 2x प्लस 1। अभी 1/8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 है तो 1/2 हो जाएगा, और 3 यहाँ पहले से है तो 1/6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos Q 2x प्लस 1। 1/8 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ होगा माइनस हाफ या 1/2 cos 2x प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे जो बुक में आंसर है वो ये है ना। इस पद को पहले लिखा होगा, इस पद को बाद में लिखा होगा। हम पॉजिटिव साइन वाले पद को पहले लिखते हैं, नेगेटिव साइन वाले पद को बाद में लिखते हैं। तो ये देखा आपने, हमने इसको सॉल्व किया तो इतने के बराबर आ गया ये। तो इस तरह से हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं और आपके सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर और बुक में दिए हुए आंसर दोनों ही बराबर हों, या कोई दूसरा हल करता है तो उसके आंसर बराबर हो, क्योंकि उसने पता नहीं इसको रिड्यूस करने के लिए कौन से त्रिकोणमितीय सरलसंख्या का उपयोग किया होगा। अब ये तो वो जानता है ना, क्योंकि इसको कई तरह से हल किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका ही उपयोग करके हम हल करें, है ना। और इसको एक तरह से आप और हल कर सकते हैं, वैसे तो कई तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका मेरे दिमाग में अभी आ रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप इसका उपयोग न करके आप इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 कर दें और इनटू साइन 2x प्लस 1 कर दें, और इसको जो है कॉस के रूप में बदल लें। ठीक है, इसको कॉस के रूप में बदल दें और फिर सब्स्टिट्यूशन कर लें। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ 2x प्लस 1 से है, और इनटू साइन 2x प्लस 1 पहले से है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो इसका एक पद लेकर के इसका सब वो इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। इस cos 2x प्लस 1 को अगर t मानते हैं, ठीक है, और उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वो साइन t, यहाँ भी t हो जाएगा ना, t के बराबर हो जाएगा, और फिर आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ऐसे सॉल्व किया गया हो, समझ रहे हैं ना। तो जब ऐसे सॉल्व किया गया तो उसका ऑब्वियसली आंसर यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। हमने इस सरलसंख्या का उपयोग किया है, और वहाँ जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाले सरलसंख्या का उपयोग किया गया है। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाले समीकरण का यूज किया गया है, या सरलसंख्या का उपयोग किया गया है। तो हल करने वाला अलग अलग तरह से हल कर सकता है, रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकता है, और उससे आंसर में विविधता आ सकता है या वेरिएशन आ सकता है। तो हालांकि दोनों ही आंसर एक ही बराबर होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने डिस्कस करके आपको इसके बारे में इसलिए बताया, मैं चाहता तो यहीं रहने देता, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि आप भी जब सॉल्व करें तो अगर ऐसा आ जाता तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ हम इस सरलसंख्या का उपयोग नहीं करेंगे, कुछ इसी तरह के सरलसंख्या का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस सरलसंख्या का उपयोग करेंगे तो 2 पद ये हो जाएंगे, फिर इससे भी 2 पद बनेंगे, फिर उनके मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर वो फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह की सरलसंख्या का उपयोग करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, साइन QX इंटू कॉस QX। तो यहाँ अगर हम साइन QX का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो, या cos QX का, तो फिर ये 2 पद इसमें होंगे, 2 पद इसमें होंगे, फिर मैंने जैसे कि बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो क्यों ना साइन, एक साइन को साइन में रहने दीजिए, बाकी को कॉस में बदल दिया जाए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर जो कॉस जिस पे बहुत सारे पावर्स आ जाएंगे, अगर उस कॉस को हम t वगैरह मान लेते हैं, t या कोई और चर मान लेते हैं, और उसका डिफरेंशियल करते हैं तो साइन के बराबर होगा। ठीक है, और फिर साइन के बराबर होगा तो इंटीग्रल करना आसान होगा, है ना। मतलब
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम वहाँ कर सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ हम साइन को बड़ा बनाने वाले हैं, मतलब उसका जो पावर है रिड्यूस ना करके उसके पावर को हाई करने वाले हैं और कॉस के पावर को रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि साइन का जो डिफरेंशियल होता है प्लस में कॉस होता है, अगर कॉस को करते हैं तो माइनस में साइन आ जाएगा, तो फिर माइनस से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस पावर 3 को कॉस पावर 2 इंटू कॉस पावर 1 में डिकम्पोज कर दिया हमने, तोड़ दिया हमने। पावर 2 और पावर 1 पावर 3 हो जाएगा। और ऐसा करने की वजह से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। कॉस स्केयर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। यहाँ भी हमने ये भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमय का ही है, इसका उपयोग किया है हमने यहाँ, और यहाँ इंटू कॉस एक्स। अभी ऐसा करने से इधर इसका मल्टीप्लाई होगा और इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 का मल्टीप्लाई कॉस से हुआ, 1 का मल्टीप्लाई साइन क्यू से हुआ, तो इतना मिला। माइनस अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि बेस सेम है साइन एक्स पावर 3 है और पावर 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ कॉस से भी मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स होगा। तो यहाँ हमने देखा इधर साइन से भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर कॉस से भी मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसका ऐसा करने के बाद हमें इतना मिला, है ना। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 पद प्राप्त हुए हैं उसमें साइन कॉस, है ना। तो यहाँ से हम आसानी से इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं, मतलब इसको अब बराबर लिख सकते हैं इतने के। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पावर 5x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके और इनको हम 2 पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 5x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको I1 मान लेंगे और इसको I2 मान लेंगे। लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 3x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 5x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इन दोनों ही ये पदों को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 3x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ मानेंगे अगेन लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, है ना। ऐसा करने पर और ऐसा करके दोनों ही पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशियल होगा यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ होगा डी टी बाई डी एक्स, और फिर डी एक्स को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी टी। अब लिखेंगे देन तब I1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा t पावर 3, क्योंकि साइन एक्स को हमने कितना मान लिया है, t मान लिया है, यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 हो गया, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू dt के बराबर हो गया, तो यहाँ हो गया ये dt। और इसका इंटीग्रल अब अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्मूला का यूज करके अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ होता है 1/4 n+1 और इंटू टी पावर n+1, तो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 4, और इंटीग्रल कांस्टेंट आप यहाँ C1 लिख सकते हैं। या आप चाहें तो C1 ना लिख के C2, इसके लिए C2 जो लिख रहे हैं ना लिख करके एक ही बार C लिख देंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। और अब हम यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 1/4, और यहाँ हो जाएगा साइन पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि t का वैल्यू जो है वो साइन x है, तो साइन पावर 4 x हो जाएगा और प्लस C1 हो जाएगा। तो ये I1 का इंटीग्रल लिखेंगे एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 5x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे लेट, वैसे ही जैसे हमने यहाँ किया था, साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा, दोनों ही पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ऐसा करने पर डिफरेंशियल करके और ट्रांसपोज कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है ना। अब लिखेंगे देन तब जो I2 का वैल्यू होगा वो अब हो जाएगा, ये टर्म यहाँ यूज कर लेते हैं t पावर 5, और यहाँ इन दोनों का यूज करके हम यहाँ dt लिख सकते हैं। तो यहाँ करके 1/6 हो जाएगा, 5 + 1/6 हो जाएगा, और t पावर यहाँ 6 हो जाएगा और प्लस C2 हो जाएगा। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1/6 साइन पावर 6x और प्लस C2। अभी हम ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होगा वो था I1 माइनस I2 के बराबर।
तो I1 और I2 को दोनों के मान को पुट कर लेंगे, तो लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू I1 माइनस I2 हो रहा था। तो I1 का जो वैल्यू है वो है 1/4 साइन पावर 4x और प्लस C1 है, उसको यहाँ होल्ड करे रहेंगे। और I2 का वैल्यू माइनस में करके है 1/6 साइन पावर 6x और C2 है, तो चूँकि माइनस होगा तो ये माइनस में बदल जाएगा ये भी, और दोनों C1 माइनस C2 को यहाँ लिख देंगे C। ठीक है, तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंटीग्रल करने के बाद हमें साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स का हमें मिलता है 1/4 साइन पावर 4x और माइनस 1/6 साइन पावर 6x और प्लस C। तो हमारा ये इंटीग्रल जो वैल्यू है दिए गए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना आया, लेकिन बुक में आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको 1/6 कॉस पावर 6x माइनस 1/4 कॉस पावर 4x और प्लस C, ऐसा होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जहाँ हमने साइन के पावर को रेज किया और कॉस के पावर को रिड्यूस किया, या कॉस को डिकम्पोज किया और साइन के पावर को रेज कर दिया, साइन के पावर को बढ़ा दिया, वहाँ जो बुक में आंसर है वो इस तरह से सॉल्व किया गया है कि साइन के पावर को रिड्यूस किया गया और कॉस के पावर को रेज कर दिया गया है, तो इसलिए आंसर उतना आया हुआ है। तो आप चाहें तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप ये भी सॉल्व कर लें, हालांकि वो दोनों ही आंसर आपस में मैंने जैसे कि पहले भी बताया ये बराबर ही होंगे, है ना। तो आपके लिए एक टास्क क्वेश्चन ये हो गया कि हमने इसको इस तरह से भी इसलिए भी ऐसे सॉल्व किया क्योंकि ये क्वेश्चन ही एक टास्क क्वेश्चन के रूप में हो जाएगा कि आप जो है यहाँ साइन को डिकम्पोज करेंगे और उसके पावर को रिड्यूस करेंगे और कॉस के पावर को आप रेज करेंगे या फिर कॉस के पावर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, और तब जाके उसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका ये टास्क क्वेश्चन हो गया कि आप वो जो सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ आप वैसा यूज करके और आंसर इतना लाइए। ठीक है, ये टास्क हो गया। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व जो किया cos 2x cos 4x और cos 6x, इसका जो इंटीग्रल फाइंड आउट किया था हमने, जैसे वैसे ही आप इसका करेंगे। बस यहाँ साइन, यहाँ कॉस के बजाय सभी जगह साइन है, यहाँ कॉस है, तो ये एक टास्क क्वेश्चन के रूप में हुआ। ठीक है, वो हमने पिछले वीडियो में किया था। तो ये और सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और मैं साथ ही साथ ये भी अपील करूँगा कि हमारे वीडियोस राइट ऑडियंस तक आप भी पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए और वो भी लाभान्वित हो सके, और ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी इससे मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।